क्लास के साथ मौजूद हूँ। तो ये क्या है बच्चों, पिछले 2 दिनों की क्लास में आप लोगों ने देखा हम लोग किस चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, किस चैप्टर को, चैप्टर 1 क्लास 12 के किस चैप्टर को, जनन वाली यूनिट में किस चैप्टर को, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ये पिछले दोनों भागों में पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ लाइफ स्पैन के बारे में, लैंगिक जनन के बारे में और अलैंगिक जनन के बारे में पूरा नहीं, बल्कि उसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैं बता चुकी हूँ और दोनों में फर्क बता चुकी हूँ। और क्या बताई हूँ, अलैंगिक जनन का प्रकार, टाइप्स, उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कल हम लोगों ने देखा था। तो आज उस चीज को नहीं दोहराते हुए और मैं कुछ गृह कार्य के लिए लोगों को कुछ प्रश्न भी मैंने दिया था आप लोगों को, इसलिए पढ़ते रहिए। आज समय ना नष्ट करके चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं। तो आज हम लोग किस पे जाएंगे, सेक्सुअल जनन की प्रक्रिया, किस तरह की जनन की प्रक्रिया को आज हम लोग लेंगे, लैंगिक प्रजनन को लेंगे। किसको लेंगे, लैंगिक। अलैंगिक को तो कल तक हम लोग देख चुके हैं, तो आज हम लोग कौन सा देखेंगे, लैंगिक प्रजनन। तो ये जो लैंगिक प्रजनन है, इसमें तो सबसे जरूरी जिस बात को हम लोगों को याद रखना है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मतलब क्या है, युग्मक का बनना, युग्मक का बनना। और आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा क्लास 10 में, 10वीं में पढ़ा ना हम लोगों ने, युग्मक कैसे बनता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे जरूरी जो है लैंगिक प्रजनन में वो क्या है, युग्मकों का बनना। और ये युग्मक किसमें हो सकता है, सेम एक ही प्राणी में हो सकता है। वो हो सकता है पौधा हो या जीव हो, दूसरे कोई जीव हो, प्राणी हो, या दो ऑर्गेनिज्म चाहिए किसके लिए, युग्मक बनने के लिए। तो मैं इसको थोड़ा बताना चाहूंगी इसके बारे में। आप सोचोगे हम लोग नर मादा युग्मक का बनना, हम लोग हमेशा नर मादा को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर आज मैं एक ही चीज को फिर से दूसरे तरह से बोल रही हूं कि युग्मक एक ही प्राणी में बन सकता है, एक ऑर्गेनिज्म में ही, एक इंडिविजुअल में ही बन सकता है, सेम इंडिविजुअल में। चलो इसको बहुत आसान सा एक उदाहरण से समझाते हैं। तुम लोगों ने केचुआ अर्थवर्म तो देखा ही होगा ना, ठीक है, वो उसके बारे में मुझे तो कुछ बोलना नहीं है, सब कोई जानते होंगे केचुआ क्या है। ये केचुए में क्लास 11वीं के सिलेबस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये केचुआ क्या है बेटा, हर्माफ्रोडाइट है, मतलब इसमें जो रिप्रोडक्टिव जनन का जो अंग है, मतलब नर मादा में जो अलग अलग रहता है, लेकिन ये केचुआ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों जनन का जो अंग है, नर और मादा एक ही ऑर्गेनिज्म में, मतलब सेम इंडिविजुअल में, मतलब एक ही केचुए में मौजूद है। तो क्या हो गया, उससे एक ही केचुआ, उसमें क्या है, नर अंग और मादा अंग, जनन अंग जो है उसी में, एक ही में केचुए में है। तो वो क्या, तब क्या होगा, एक ही में है तो युग्मक का बनना किस जगह पे होगा, उसी एक केचुए में होगा। लेकिन जैसे अब हम लोगों को ले लो, ठीक है, मानव जाति को ले लो, तो मानव में आप क्या देखोगे, हम लोगों के लिए युग्मक बनने के लिए 2 अस्तित्व का जरूरत है, मतलब नर और मादा। नर से क्या मिला आपको, मेल गैमेट मिला, युग्मक मिला, और मादा से क्या मिला, फीमेल गैमेट मिला। 2 प्रकार, पॉजिटिव नेगेटिव मान के चलो तो 2 प्रकार के बने। तो ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में सबसे जरूरी क्या है, युग्मक का बनना, जो कि अलैंगिक जनन में मौजूद नहीं है। ये सबसे बड़ा फर्क है दोनों में। इसके बाद मैं जब इस लैंगिक प्रजनन को पढ़ा रही हूं तो बच्चों ये चीज मैं बताना चाहूंगी, पिछले 2 भागों में मैं बता चुकी हूं, जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय है उसको लाइफ स्पैन बोल रहे हैं। और मैं उस वक्त बता चुकी थी ना,
और मृत्यु के बीच में बहुत सारे फेजेस, मतलब बहुत सारा बदलाव आते रहता है। ऐसा नहीं है जन्म हुआ और कुछ दिन हम लोग जी लिए और फिर हमारा अंत हो गया। तो ये जो बदलाव आते रहता है जीवन काल में, चक्र में, तो पहला तो आपका ये है जन्म। क्या है? जन्म। उसके बाद आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और आप किसके तरफ आगे बढ़ रहे हो बेटा? सबसे एक इम्पॉर्टेंट फेज लाइफ का आप उसके तरफ आगे बढ़ रहे हो। लेकिन ये बदलाव एक प्रक्रिया है जो कि लगातार होते रहता है शरीर में, और वो वाले जो प्रक्रिया है जिसकी वजह से जन्म के बाद वाला जो स्टेज आता है हमारे जीवन में, उसको क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज। क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज। और आप हिंदी में क्या बोलोगे? किशोर प्रवस्था। किशोर प्रवस्था। आप देखे हो ना, एक अक्षर आप लोगों को बहुत पढ़ाया गया, प्यूबर्टी प्यूबर्टी प्यूबर्टी। वो क्या है? एक 12 और 13 साल की उम्र में ये बदलते रहता है। 12 और 13 साल की उम्र में आप क्या देखोगे? कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जो आपको अपने बचपन से कुछ अलग करता है। तो जैसे ही ये किशोर प्रवस्था में आप पहुंचते हो, तब आपके शरीर में या पौधे हैं या दूसरे कोई जीव है, ये सबके लिए है। उसमें आप क्या देखोगे? उसके बाद जस्ट ये साथ में अपने साथ किसको लेकर आता है? जनन वाले स्टेज को लेकर आता है, जिसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज। लेकिन बच्चों देखो, ये जो जुवेनाइल फेज है, ये हम किसके लिए? अपने लिए या जानवरों के लिए यूज कर सकते हैं। पौधों के लिए इसको एक अलग नाम दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज। और जैसे जनन वाले फेज में, जनन वाले स्टेज में हम पहुंच जाते हैं, तो क्या किसकी काबिल हम हो जाते हैं? लैंगिक प्रजनन, लैंगिक जनन के लिए हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं। और धीरे धीरे, ऐसा नहीं है, ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया हमारे पूरे जीवन काल में चलता रहेगा। एक स्टेज ऐसा भी आता है जब ये जनन की प्रक्रिया हमारे शरीर में काम करना बंद कर देता है। और किस वक्त होगा ये? वो धीरे धीरे हम बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उस स्टेज को क्या बोलते हैं? सेनेसेंट फेज। क्या बोलते हैं? सेनेसेंट फेज या एजिंग, जिसको क्या बोलते हैं? जीर्यमान फेज। जीर्यमान फेज। तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, फेज मतलब एक एक स्टेज जीवन काल में क्या है? आपकी जन्म हुई, बर्थ हुआ, फिर उसके बाद आपका क्या आया? किशोरावस्था आया। उस किशोरावस्था के साथ साथ आपने क्या अटेंड किया? जनन के स्टेज को अटेंड किया। जब जनन की प्रक्रिया आपके शरीर में होनी शुरू हो गई और धीरे 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 आप और आगे बढ़ते चले गए और आगे बढ़ते चले गए, मतलब आप किस फेज के पास चले गए? सेनेशनल फेज। मतलब वो जीर्यमान फेज है। क्या है? जीर्यमान। जब शरीर का कोशिका, शरीर का दूसरा अंग क्या होता है? धीरे धीरे काम करना उस और जैसे आप किशोरावस्था में आपका कोई भी कोशिका या कोई भी अंग जिस तरह से काम कर रहा है, वो धीरे 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 उस काम का गति कोई भी अंग क्या करता है? उसमें धीमा हो जाता है जब हम क्या होते हैं? जीर्यमान वाले स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो ये था। लेकिन ये एक जीवन चक्र एक साधारण सा चीज है जो कि हर के लिए एक जैसा है। लेकिन कहीं कहीं बहुत सारी चीज है जो कि अलग हटकर हम लोग देखते हैं। उसमें सबसे अच्छा एक उदाहरण है, इसका उदाहरण है बैम्बू, बांस का। किसका? बैम्बू है, बांस का। हम लोग क्या देखे हैं और ये हमारे पास क्या जानकारी है? जो ये बांस जानते हैं 50 से 100 साल में सिर्फ एक बार जीवन काल में एक बार उसमें फ्लावर होता है, फूल होता है, पुष्प होता है। ये बहुत सोचने वाली, सिर्फ एक बार फूल हुआ, एक बार फल हुआ, बहुत ढेर सारा फल हुआ और उसके बाद उसका अंत हो गया। सिर्फ 50 से 100 साल में सिर्फ एक बार जीवन
जीवन काल में एक बार। लेकिन आप अपने बगीचे में देखते होंगे ना, आप बहुत सारे फूल लगाए होंगे, तो क्या होता है, साल में हो सकता है 2-3 बार भी फूल आ जाए, या साल में 1 बार फूल बने, 2 साल में 2 बार बने। लेकिन ये बांस के लिए ये बहुत ही अलग है, जो कि हम लोग देखते हैं और जो कि तुमको लोगों को पढ़ना है एनसीईआरटी बुक में। और एक उदाहरण है जो कि अलग हटकर है सबसे, ये जीवन चक्र से थोड़ा अलग है, तो वो क्या देखोगे, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, मतलब हिंदी में इसको नीलकंठी बोलते हैं, नीलकंठ पर्वत में इसको उससे नाम आया है। तो ये जो स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना है, ये एक ऐसा फूल बनाता है, नीले कलर का फूल, बहुत खूबसूरत फूल है। और ये जानते हो 12 साल में 1 बार सिर्फ फूल आता है इसमें, 12 साल में 1 बार, चौंकाने वाली बात है ना। और ऐसा कुछ देखने को मिला था 2006 में, कहाँ कर्नाटका में, इसके अलावा साउथ के कुछ स्टेट्स में देखने को मिला था, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। और क्या देखे थे, ये सारे जगहों में जो हिली पहाड़ी जो इलाका था, पूरा इलाका ये फूल, मतलब ब्लू कलर के फूल से इतना खूबसूरत पूरा पहाड़ी का इलाका बन गया कि देखने लायक था। लेकिन ये कब होता है, 12 साल में सिर्फ 1 बार, सिर्फ 1 बार। तो मैं इतना को फिर दोहराना चाहूंगी, क्या है, आज हम लोग इस पर जा रहे हैं, लैंगिक प्रजनन पर जा रहे हैं। लैंगिक प्रजनन में क्या सबसे जरूरी है, युग्मकों का बनना। युग्मक बन गए तो क्या है, लैंगिक प्रजनन के लिए वो शरीर तैयार है लैंगिक प्रजनन को होने के लिए। उसके बाद आपने देखा क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस है हमारे जीवन काल में, जिसके वजह से ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है सुचारू रूप से। और आप लोगों ने कुछ उदाहरण अलग हटकर भी देखा, वो बांस के लिए देखा और नीलकंठी के लिए देखा। देखो अब हम लोग इस पर चल जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो लैंगिक प्रजनन में इवेंट्स देखेंगे क्या क्या होता है। ऐसा नहीं है ना बच्चों, जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया एकदम लगातार कुछ भी हो गया, हाँ सब चीज तरीके से होता है। और वो क्या क्या होता है, एक के बाद एक इवेंट्स क्या क्या होते हैं, वो चीज हम लोगों को आज देखनी है। तो इवेंट्स में जो लैंगिक प्रजनन का इवेंट्स है, पहला क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन। अब बोर्ड एग्जाम ही अपना ले लो, बोर्ड से पहले कोई एग्जाम होता है ना आप लोग का, प्री बोर्ड, मतलब बोर्ड से पहले आप एक एग्जाम देते हो, ठीक है ना। तो उसी तरह प्री फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन, मतलब फर्टिलाइजेशन। तुम लोग देखो एक चीज याद रखो, युग्मक बन गया तो ये जो लैंगिक प्रजनन है, युग्मकों को क्या होना पड़ेगा, पास पास आना पड़ेगा। और उसके बाद उन लोगों में उन लोग एक साथ मिलेंगे, और ये जो प्रक्रिया है मिलने, युग्मकों का मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। तो ऐसा नहीं है जो निषेचन अचानक से होने लगेगा, निषेचन तक फर्टिलाइजेशन होने से पहले कुछ प्रक्रियाएं होती है, और निषेचन के बाद कुछ प्रक्रियाएं होती है, तब जाके ये लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया को हम बोल सकते हैं वो प्रजनन की प्रक्रिया समाप्त हुई, ठीक है। तो पहले जो है वो जो निषेचन के पहले वाले स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन। देखो बच्चों क्या बोलेंगे इन लोगों को, प्री फर्टिलाइजेशन। वो क्या है, पूर्व निषेचन। फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन वाला स्टेज। और निषेचन क्या है, मैं बोल चुकी हूँ ना, युग्मकों का मिलन, एक साथ आके मिलना, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन, और उसको क्या बोलेंगे, निषेचन। और इस निषेचन के बाद भी बहुत सारी चीजों का शरीर में होते रहता है, उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन के बाद। ये तो तुम लोगों को 10वीं में बताया ही क्या है, सिर्फ निषेचन होने से ही काम नहीं चलेगा, उसके बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होने बाकी रहती है, तब जाके हम क्या बोलेंगे, ये जो लैंगिक प्रजनन है इसका अंत हुआ, और ये जो
ये सच में सही मायने में शरीर में चला। तो ये 3 जो इवेंट्स है, इसमें क्या क्या होता है वो हम लोग एक के बाद एक देखेंगे। पहले बच्चों हम लोग को देखना है पूर्व निषेचन में क्या होता है। पूर्व निषेचन में मैं ऑलरेडी तुम लोग को बता चुकी हूँ, जो जुवेनाइल फेज है, मतलब किशोरावस्था वाली स्टेज है, उसके जस्ट कुछ समय के बाद और जस्ट उसके साथ साथ क्या है, जनन वाले स्टेज में हम लोग पहुंच जाते हैं। और जनन वाले स्टेज में पहुंचने का मतलब क्या है, हमारे शरीर के पास किस चीज का क्षमता पहुंच गया है, दैट इज नथिंग। वो क्या है, युग्मकों का बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारा जनन अंग उस युग्मक को बनाने की प्रक्रिया के लिए काबिल बन चुका है। तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब पूर्व निषेचन में क्या क्या होता है, 2 प्रक्रियाएं होती है। पहला क्या है, युग्मकों का बनना, गैमेटोजेनेसिस। पहले हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पूर्व निषेचन में क्या क्या होना है, गैमेटोजेनेसिस। ये गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या है, युग्मकों का बनना। और बच्चों युग्मक जब बन गए वो एक जगह स्थिर तो नहीं रहेंगे। मैं आपको इसको उदाहरण के साथ बताऊंगी। युग्मक बनने के बाद वो बनता कहाँ, कहीं और है, और उसको पहुंचना कहीं और रहता है। तो क्या उस प्रक्रिया को बोलते हैं, गैमेट ट्रांसफर। युग्मक को सही जगह पहुंचना है। युग्मक बनने से सिर्फ निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। युग्मक के बनने के बाद उसको कहाँ तक पहुंचना है, उसको सही जगह पर पहुंचना है, सही तरीके से पहुंचना है, तब जाकर आपका क्या होगा, ये निषेचन की प्रक्रिया आपका समाप्त होगा, सही तरीके से अंत होगा। तो पहला जो है बच्चों, निषेचन के पहले वाले स्टेज को मैं क्या बोल रही हूँ, पूर्व निषेचन। तो चलो इसमें पूर्व निषेचन में मैं तुम लोग को बता रही हूँ ना, 2 स्टेज क्या आता है, 2 फेज आता है, युग्मक का बनना और युग्मक का सही जगह पर पहुंचना। तो इसको मैं थोड़ा उदाहरण के सहारे तुम लोगों को बताना चाहती हूँ। तो चलो उस चीज को मैं देखती हूँ और बताती हूँ। देखो पहले युग्मकों का बनना। युग्मक का बनना सबसे बड़ी बात है। चलो हम लोग खुद की एग्जाम्पल को ले लेते, उदाहरण को ले लेते हैं। जो मेल गैमेट है, जो मेल नर वाला गैमेट है, वो किसमें हो रहा है, पुरुष में हो रहा है। ठीक है, वो एक जगह पुरुष के एक जनन अंग में बना, और जो मादा है उसके जनन अंग में क्या बना, फीमेल गैमेट है, वो फीमेल गैमेट युग्मक बना। ये दोनों अलग अलग जगह पर बने, सही बात है। इसके बाद आपको क्या देखना है, ये तो हम मानव प्रजाति, मानव के उदाहरण को लेकर आगे बढ़ रही हूँ। ये जो स्पर्म और एग, मैं किसको लेकर आगे बढ़ रही हूँ बेटा, मानव। हम अपने आप को लेकर, ह्यूमन बीइंग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। किसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ह्यूमन बीइंग को। ये एक उदाहरण है। तो इसमें आप क्या देखोगे, जो मेल वाली युग्मक है वो कहाँ पे बना, पुरुष में बना। कहाँ बना, पुरुष में बना, और मतलब ये पिता में बना। और दूसरा वाला जो फीमेल गैमेट है वो किस में बना, सोचो माता में बना। सोचो नहीं, बनता है। ठीक है, तो ये दोनों जो बन गए, ये देखो कैसे दिखते हैं। देखो ये पुरुष में जो बना, हम लोगों में जो पुरुष में बना, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म। तो देख रहे हो ना बच्चों, किस तरह का ये स्ट्रक्चर है। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है ये किसमें बना, पुरुष में बना। कहाँ बनता है ये भी तुम लोग जानते हो। और ये क्या है, ये एग है या ओवम है, ठीक है, या अंडा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये माता में बना। कहाँ बना, माता में बना। ये जो स्पर्म है ये कहाँ बना, हमारे पुरुष के शरीर में। तो आप क्या देखोगे, पुरुष में ये बना, स्पर्म बना, और जो स्त्री में आप क्या देख रहे हो, ओवम बना, अंडा, एग बना। पुरुष में कहाँ बना, टेस्टिस में। किस जननांग में बना, टेस्टिस में। स्त्री
हमने कहाँ बना, ओवरी में बना। कहाँ बना, ओवरी में बना। अब ये निषेचन की प्रक्रिया पूरा होने के लिए पहले बन गया, तो वो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब पूर्व निषेचन की प्रक्रिया में युग्मक का बनना मतलब युग्मक बन गया। क्या हो गया, युग्मक बन गया। अब इस युग्मक को साथ आना है, तो क्या है, ये जो पुरुष और स्त्री है, ये किस प्रक्रिया में, अब एक ऐसी प्रक्रिया के साथ इन लोगों को आगे आना पड़ेगा जिस प्रक्रिया के तहत क्या होगा, ये जो स्पर्म है और ये जो एग है ये एक साथ आ पाए, ये एक साथ आ पाए। और पुरुष, चूंकि हम लोग मानव जाति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को पता है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में आकर दोनों मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, एक स्त्री के फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में आकर मिलते हैं, और फिर दोनों के मिलने के बाद एक प्रक्रिया है, वो हम लोगों को डिटेल में किसमें, मानव प्रजनन में पढ़ना है। मैं तुम्हें सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ। तो पहले गैमेट तो बन गया, मतलब युग्मक बन गया। अब ये युग्मक को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर होना पड़ेगा, और ये ट्रांसफर होकर एक सही जगह पहुंचते हैं। कहीं भी पहुंचकर वो प्रक्रिया, मिलने की प्रक्रिया नहीं हो सकती है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। निषेचन की प्रक्रिया को सही मायने में होने के लिए एक सही जगह चाहिए और सही वातावरण चाहिए, बहुत सारी वस्तुओं का सहायता चाहिए उस पर्टिकुलर जगह के लिए, तब जाके ये निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो कहाँ पे होगा, वो स्त्री के फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में होगा। निषेचन हो गया, तो क्या हो गया, निषेचन कब होगा, जब आपका युग्मक का ट्रांसफर सही जगह, युग्मक सही जगह पहुंच पाएंगे। इसके साथ जोड़कर मैं और एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। मेढक की बात आप ले लो, किसकी बात ले लो, मेढक की बात, फ्रॉग। हम लोग किसको ले लेते हैं बच्चों, फ्रॉग की बात को ले लेते हैं। आप तो जानते ही हो, बारिश के मौसम में आप देखते हो वो भी नर मादा, मतलब स्त्री पुरुष जो मेढक है, आप देखते हो कि नहीं, वो एक्चुअली मेल फ्रॉग जो है, नर मेढक जो है, वो अपने आवाज करता है बारिश के समय। बारिश के समय क्यों, क्योंकि वो एक सटीक समय है किसके लिए, उनके लिए लैंगिक प्रजनन के लिए। किसके लिए, लैंगिक प्रजनन के लिए। तो देखो ये, अब तुम लोग पूछोगे वो आवाज क्यों करता है, वो एक्चुअली अपना पार्टनर को, वो सही मायने में अपने पार्टनर को बुलाना चाहता है, क्योंकि जो मेल फ्रॉग है, जो नर वाले मेढक है, वो क्या बनाते हैं बेटा, स्पर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्पर्म। उसके शरीर में क्या है, स्पर्म। और मेढक के लिए तो आप जानते हो, निषेचन की जो प्रक्रिया है वो उसके शरीर के बाहर में होता है। हम लोगों में निषेचन की प्रक्रिया जो है वो शरीर के अंदर में है, लेकिन मेढक में क्या है, वो शरीर के बाहर होता है। कहाँ होता है, पानी में होता है। कहाँ होता है, पानी में होता है। और ऐसा नहीं है, जो युग्मक जो है वो सारी युग्मक के पास जितने युग्मक बने, मतलब ये जो फ्रॉग, मेल फ्रॉग था, नर मेढक था, वो जितना युग्मक बनाया वो सारी युग्मक क्या करेंगे, निषेचन की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए ये जो है सही युग्मक भी बनेगा, और युग्मक जब शरीर से निकलेगा और जनन अंग से निकलेगा, तब एक युग्मक को दूसरे युग्मक से मिलने के लिए क्या होना चाहिए, सही समय का मिलान होना चाहिए। मतलब पुरुष से जब वो निकला, स्त्री में भी क्या होना चाहिए, स्त्री मेढक में, सॉरी, वो जो मादा मेढक है, वो मेढक में भी क्या होना चाहिए, उसका एग भी वही सही समय पर, जब नर मेढक में निकला, उसका युग्मक निकला, वो सही समय पे क्या होना चाहिए, जो मादा मेढक है उसका भी युग्मक को निकलना चाहिए। और इसीलिए ये जो मेढक है आवाज करके अपने पार्टनर्स को बुलाने की कोशिश करता है, क्योंकि पानी में जब वो अपने स्पर्म को छोड़ा, उस वक्त उसको क्या मिलना जरूरी है, एग मिलना जरूरी है। क्या मिलना जरूरी है, एग मिलना जरूरी है। तो सिर्फ युग्मक बनने से नहीं होता है,
युग्मक का ट्रांसफर सही जगह पहुंचना, नहीं तो क्या होगा, ये जो नर मेढक था वो अपना युग्मक बना के पानी में छोड़ दिया और स्त्री से यदि उसको, मादा मेढक से उसको यदि एग नहीं मिला तो क्या होगा, ये निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, वो युग्मक बेकार हो जाएगा। इसीलिए युग्मक बनना सिर्फ जरूरी नहीं है, सही जगह पर पहुंचना और सही समय पर पहुंचना जरूरी है। युग्मक के साथ जोड़कर और एक बात मैं बोलना चाहूंगी, जो उसके पास समय कम रहता है, ऐसा नहीं युग्मक बन गया तो वो साल साल जिंदा रहेगा। हर एक के लिए समय है, वो एक कोशिका है ना बेटा, तो वो देखोगे वो जिंदा, उसके पास सर्वाइवल कैपेसिटी लिमिटेड रहता है, तो आप क्या देखोगे, वो युग्मक को उसी समय 24 घंटे या 48 घंटे उसी वक्त उसको क्या मिलना है, दूसरे वाले युग्मक के साथ उसका मिलान होना है, तब जाके क्या हो पाएगा, निषेचन की प्रक्रिया सफल हो पाएगी। तो ये तो मैं उदाहरण से आप लोगों को बता दी। अब देखो बहुत सारे तरह के गैमेट्स, मतलब ये जो युग्मक है ये तरह तरह के हो सकते हैं। कहीं कहीं पे जहाँ लो और नीचे जाति वाली प्रजातियां हैं पानी वगैरह में, जैसे एल्गी है, क्लैडोफोरा का एक एनसीईआरटी बुक में आपका एक उदाहरण दिया हुआ है, उसमें आप क्या देखोगे, जो भी जितने भी युग्मक बनते हैं सारे युग्मक एक जैसे दिखते हैं, उसमें आप अलग नहीं कर सकते हो, जो ये मेल है, ये फीमेल है, ये नर है, ये मादा है, कुछ नहीं देख सकते हो। सारे युग्मक, जितने युग्मक बने हैं वो एक जैसे दिखते हैं, इसलिए हम लोग एक समान दिखते हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट्स। क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट्स। सिर्फ एक जैसा समान युग्मक देखने में होते हैं, कोई फर्क उन लोगों में नहीं रहता है। लेकिन सिर्फ नीची प्रजातियों में ही एक जैसे नहीं, उसमें अलग भी बनते हैं। आप फीकस ले लो, फीकस में भी आप क्या देखोगे, अलग अलग, उसको आप फर्क कर पाओगे, एक तरह के युग्मक बड़े हैं, दूसरे वाले क्या है, छोटे हैं। और अंत में जो उदाहरण आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो मानव के साथ जुड़ा हुआ है, और वो तो आप बहुत सही से देखते हो कि नहीं, ये ओवम एकदम सही तरीके से मायने में कितना अलग है और जो स्पर्म बना वो कितना अलग है। तो हम लोग किस चीज को अब तक डिस्कस कर चुके हैं, पूर्व निषेचन की प्रक्रिया को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इससे जुड़ा हुआ और भी कुछ टर्म्स और चीजों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। चलो अब लैंगिक प्रजनन से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स को देखते हैं, शब्दों को, जो कि बहुत जरूरी है। तो एक जो पहला चीज तुम लोगों को जानना है वो कौन सा कंडीशन है, और ये सारे मैं फिर से दोहरा रही हूँ, सारी चीजों को आप इससे जोड़कर आपको देखना है लैंगिक प्रजनन से। तो पहला जो टर्म है जो आपको जाननी है वो क्या है, मोनेशियस। मोनेशियस या होमोथैलिक भी बोलते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए, मैं सुविधा के लिए और भी बता दूं, उसको क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। द्विलिंगी मैं समझाती हूँ, मैं आप लोगों को बताई ना क्लास शुरू में, मैं बताई ना किसके बारे में, केंचुए के बारे में। और एक केंचुए में मैंने कहा ना वो एक पर्टिकुलर जीव है केंचुआ, जिसके एक ही शरीर में, एक ही जीव के शरीर में, एक इंडिविजुअल के शरीर में आप क्या देख सकते हो, क्या आपको देखने को मिलता है उस जीव के शरीर में, दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव मतलब जनन का अंग, दोनों नर मादा दोनों जनन का जो अंग है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो किसमें है, और फॉर्म में आप देख सकते हो। ये प्राणी के एग्जाम्पल को लेकर मैं बताई थी, लेकिन चलो अब पौधों के बारे में, इस चीज को, पौधे को लेकर हम जुड़कर इस चीज को देखते हैं। तो पहला जो चीज आपको इसमें देखना है बच्चों, लैंगिक प्रजनन में, उसमें क्या है, पहला कंडीशन जो टर्म है वो क्या है, मोनेशियस एंड होमोथैलिक। और होमोथैलिक और होमोथैलिक आप दोनों लिखोगे तो दोनों में आपको मार्क्स मिलनी है। और क्या बोलते हैं, द्विलिंगी, और ये जीव है, जानवर के साथ हम जोड़कर देखते हैं तब उसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल कंडीशन। बाई दोनों मतलब दोनों नर मादा पुरुष स्त्री वाले जनन अंग
किसमें है, एक ही जीव में या एक ही पौधे में वो एकत्रित होकर सम्मिलित होकर मौजूद है। तो पहले आप देख लो मोनेशियस का कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो कुछ पौधों में, कुछ फंगी में आपको दिखाई देगा ये कंडीशन, जिसमें दोनों मतलब क्या है, नर मादा जनन अंग किसमें है, एक ही में है, एक ही ऑर्गेनिज्म में है। वैसा कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी, वो किसमें है बेटा। आप एग्जाम्पल लिखा हुआ है नारियल में, आप इसको देख सकते हो, नारियल में देख सकते हो। ऐसे में भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखो वहां पे क्या है, मैं बताऊंगी अभी। वो जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, वो चार्ट में ही मैं दिखाऊंगी। सारी जगह पे बहुत कॉमन सा एक फूल या पौधा दिखाई देता है, उरुल वाले फूल को, जिसको हम हिबिस्कस कहते हैं। क्या कहते हैं, हिबिस्कस कहते हैं। तो ये हिबिस्कस में आप क्या देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे उसको बाइसेक्सुअल या मोनेशियस कंडीशन में रखा जाता है। लेकिन पहले मुझे इसको समझा लेने दो, ठीक है। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट कंडीशन जो आपका है, नेक्स्ट कंडीशन जो है, जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, डायेशियस बोलते हैं या हेटेरोथैलिक बोलते हैं, डायेशियस या हेटेरोथैलिक बोलते हैं। और उसमें क्या है, इसमें द्विलिंगिता, मतलब दोनों लिंग के अंग जनन अंग किसमें थे, एक ही ऑर्गेनिज्म में थे। लेकिन यहाँ पे जो जनन वाले अंग है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है स्त्री पुरुष वाले, वो अलग अलग जीवों में है, अलग अलग इंडिविजुअल में है, ऑर्गेनिज्म में है। मतलब यहाँ पे लिंग का सवाल आ जाता है, क्या आ जाता है, लिंग का सवाल आ जाता है। और इसीलिए यह द्विलिंगी है, यह क्या है, एक लिंग के बारे में। क्यों एक लिंग को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो ये एक कंडीशन है बाइसेक्सुअल, मतलब द्विलिंगी, मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन साथ में है। और यहाँ पे क्या है, यूनिसेक्सुअल, मतलब क्या है, नर हो सकता है या वो मादा हो सकता है। तो क्या है, स्त्री अलग पुरुष अलग, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, यूनि, मतलब एक लिंग को लेकर आगे ये कंडीशन बढ़ता है। तो दो चीज आप लोगों ने सीखा, एक द्विलिंगी और एकालिंगी श्रव्य के बारे में। अब जानते हो ये जो फ्लावरिंग प्लांट किसको बोलेंगे, जिसमें पुष्प है, फूल आते हैं, वैसे वैसे प्लांट को हम, जिसके पास पुष्प फूल बनने की क्षमता है, जिस प्लांट के पास, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में यदि ये कंडीशन है, चलो अब हम लोग उस चार्ट को पहले देख लेते हैं, फिर लौट के आएंगे। चार्ट में पहला चीज हम लोग को जो देखना है, क्या देखना है, द्विलिंगी। और द्विलिंगी फूल को देखने के लिए, मतलब दोनों फूल में मैं बता चुकी थी ना, यहाँ पे प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में बताया गया है, मैं बताई थी ना, वो प्लांट्स में भी, पौधों में भी लिंग है, मेल फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब नर रिप्रोडक्टिव जनन ऑर्गन है, और फीमेल मतलब स्त्री रिप्रोडक्टिव या मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इस चार्ट को आप लोग बहुत अच्छे से देखो, मैं यहाँ समझा रही हूँ। देखो ये चार्ट को अच्छे से देखो, ये आप कल ऑलरेडी मैं बता चुकी थी, ये क्या है, पेटल्स, क्या है, पेटल्स। ये ग्रीन वाले पार्ट को आप देख पा रहे हो, ये क्या है, सेपल्स। लेकिन ये क्या है बेटा, ये लोग निषेचन की प्रक्रिया में मदद करते हैं, लेकिन साक्षात रूप से उस प्रक्रिया में, मतलब ये जो प्रजनन की प्रक्रिया में ये भाग नहीं लेते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से ये मदद तो कर ही रहे हैं। तो पहले देखो, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पौधों में, उसको क्या बोलते हैं, स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन। स्टेमन का दो पार्ट है, ये वाला लंबा वाला पार्ट जो है, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। देख रहे हो ना ऊपर में, ये पूरे चीज को हम क्या बोलेंगे, स्टेमन। स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, जानते हो, फुंकेसर। क्या
देखो जो स्टेमन है, ये जो पुंकेसर है, इसका दो पार्ट है। क्या है? दो पार्ट है। उसके ऊपर वाला को आप क्या बोलोगे? स्टेमन को आप क्या बोल रहे हो? पूरे को पुंकेसर बोल रहे हो। ऊपर वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो? एंथर। और नीचे वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो? फिलामेंट। और जो मेल युग्मक है, जो मेल युग्मक मतलब नर वाला जो युग्मक बनता है, वो किसके अंदर में बनता है बच्चों? इस एंथर के अंदर में बनता है। इसके अंदर बनता है, इस एंथर के अंदर में बनता है। तो वो क्या है? पोलन। उसका नाम क्या है? जो भी तुम्हारा मेल गैमेट्स है, युग्मक है, उसको वो कहाँ पे बना? इस पुंकेसर के अंदर में बना। और उसको हम क्या बोलेंगे? पोलन। पोलन किसके साथ जोड़ कर देखेंगे? पोलन के साथ जोड़ कर देखेंगे। तो ये तो मेल जननांग के बारे में हम जान गए पौधों में। अब स्त्री वाले या मादा जननांग के बारे में जानेंगे। देखो अब और एक अलग सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। वो पार्ट क्या है? आप देख सकते हो उस सारे स्ट्रक्चर को, उसको क्या बोलते हैं? पिस्टल। क्या बोलते हैं? पिस्टल या कार्पल। क्या बोलते हैं? पिस्टल या कार्पल बोलते हैं। मतलब पुष्प योनि। क्या बोलेंगे? पुष्प योनि। तो वो वाले पुष्प योनि के तीन भाग आपको देखना है। ऊपर वाला भाग जो है उसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ये जो लंबा वाला भाग है उसको क्या बोलेंगे? स्टाइल। और आप नीचे वाला गोलाकार जो आकृति है उसको क्या बोलोगे? ओव्यूल। क्या बोलोगे? ओव्यूल। और उसके बाद जो अंडे की बात हम लोग करते हैं ना, फीमेल मादा युग्मक की बात करते हैं, युग्मकों की बात करते हैं, वो कहाँ स्थित है बेटा? बच्चों को कहाँ स्थित है? या गोलाकार आकृति जो ओवरी है उसके अंदर है। इसके अंदर है, उसके अंदर है। तो मैं बार बार बोल रही थी युग्मकों का बनना, युग्मकों का बनना ही काफी नहीं है। अब देखो ये जो युग्मक बना, जो मेल गैमेट बना, जो पोलन बना, युग्मक यहाँ पे बना और एक युग्मक के कहाँ पे बना? इस जगह पे बना, युग्मक बना। ठीक है, तो ये दोनों जो युग्मक बन गए हैं, तो अब क्या होगा? इसको सही जगह बन गए तो वो क्या है? गैमेटोजेनेसिस। वो क्या है? गैमेटोजेनेसिस। अब उसको क्या करना पड़ेगा? सही जगह पर पहुंचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सही जगह पर पहुंचना पड़ेगा। और सही जगह तो बच्चों क्या देख रहे हो ना? आपको दिखाया गया ना, एक ही फूल में आप क्या देख सकते हो? मेल भी है। क्या देख रहे हो? मेल मतलब नर जनन अंग पौधों में एक ही फूल में है। और मादा भी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी एक ही फूल में है। तो फिर ये दोनों जब एक साथ आ गए हैं तब उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? मोनेशियस या होमोथैलिक। क्या बोलेंगे? मोनेशियस या होमोथैलिक मतलब द्विलिंगी। देख रहे हो ना, एक ही फूल में दोनों लिंग है। क्या है? दोनों लिंग है। तो उसको क्या बोलेंगे? द्विलिंगी। क्या बोलेंगे? द्विलिंगी। अब ये तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन अब पपीते की बात को ले लो। किसको ले लो? पपीते। अब पपीता में हमेशा दो तरह के पौधों, फल आप पपीता में यदि देखते हो तो देखोगे हर एक पेड़ पर पपीता नहीं फलता है, किसी एक पेड़ पर पपीता फलता है। तो किस पर पपीता फलता है बच्चों? जो फीमेल है, जो क्योंकि उसमें किसी पौधे में वो हो सकता है उसमें जनन अंग कौन सा हो, खाली कौन सा हो, पुंकेसर बनने की क्षमता हो, या एक ऐसे तरह का पौधा हो पपीता का जिसमें सिर्फ पुष्प योनि बनने की क्षमता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? मेल प्लांट अलग है, स्त्री अलग है, पुरुष अलग है। तो आप लोगों ने इस चार्ट के माध्यम से देखा ना, क्या देखा? जो पोलन कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। बन तो गया युग्मक, लेकिन उसको कहाँ ट्रांसफर होना है? उसको पहुंचना कहाँ पे है?
मतलब यहाँ से निकलकर वो उसको स्टिग्मा में पहुंचना है। उसके बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, तब जाके सारा जो निषेचन की प्रक्रिया है वो इस जगह होती है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, जो सेकंड चैप्टर में आपको देखना है। तो ये पपीते की बात हम ले लेते हैं। तो जब उसने जिस पपीते के पेड़ में सिर्फ मेल फ्लावर जो पुष्प है, वो सिर्फ जिसमें पुष्प बना और उसमें सिर्फ पुंकेशन है, मतलब सिर्फ स्टेमन्स है, तो वो एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तब उस पुष्प को हम क्या बोलेंगे? स्टैमिनेट फूल। क्या बोलेंगे? क्या पुष्प बोलेंगे? स्टैमिनेट, क्योंकि उसमें सिर्फ पुंकेशन है। क्या है? पुंकेशन है। और यदि उसमें दूसरे वाले पौधे में यदि पुष्प योनि है, पिस्टल है खाली, तो उसको क्या बोलेंगे? पिस्टलेट पुष्प। क्या बोलेंगे? पिस्टलेट पुष्प। अब सोचने की बात है, पपीता किसमें फलेगा? क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, जो भी मेल युग्मक है, मतलब पुरुष वाले युग्मक है, वो जो भी मेल युग्मक है उसको कहाँ पहुंचना है? फीमेल में पहुंचना है। किसके पास पहुंचना है? फीमेल के पास। तो ये तो पुंकेशन वाले जो पपीता का पेड़ है, ये बनकर पुंकेशन को किसके पास पहुंचना है? जो पुष्प योनि के पास पहुंचना है। और पुष्प योनि के पास पहुंचना है मतलब क्या होगा? पपीता किसमें बनेगा बच्चों? जिसमें पिस्टल है, जिस पौधे में पिस्टल है, मतलब पुष्प योनि जिसमें है, उसमें पपीता फलेगा। जिसमें पुंकेशन है, उसमें पपीता नहीं फलेगा। तो चलो, आज मैं इससे जोड़कर कुछ प्रश्न भी अब तक मैं जितना पढ़ाई हूँ तुम लोगों को, उससे जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न भी दे देती हूँ, और उसके बाद युग्मों में कैसे वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशंस आते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। और आशा करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज आपको मैं देने जा रही हूँ प्रश्न क्रिया कार्य के लिए, जो पहला प्रश्न देने जा रही हूँ वो क्या है? आपको याद रखना है, What are the events? What are the events in the process? मैं इसको हिंदी में भी बता रही हूँ। What are the events in the process of sexual reproduction? मतलब लैंगिक प्रजनन होने के लिए क्या क्या स्टेज, क्या क्या होना है? तो ये प्रश्न का उत्तर आपको मैं अभी समझा चुकी हूँ। कौन सा होगा? प्रीनिसेशन, निसेशन मतलब फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या क्या हुआ, क्या क्या मैं बताई आप लोगों को, उसके बारे में लिखना। बहुत लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, ये डेफिनेशंस तो आते नहीं है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपको आएगा, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल्स आपसे पूछा जाएगा, तो इसलिए डिफाइन करोगे आप लोग वो द्विलिंगी और एकालिंगी श्रेणी में जो दोनों आए थे, डिफाइन किसको करोगे? मोनोइशियस एंड डायोशियस कंडीशंस को, डायोशियस कंडीशंस को, और किसके साथ? उदाहरण के साथ, विद एग्जाम्पल्स। किसके साथ? विद एग्जाम्पल्स। ठीक है। और मैं तीसरा क्वेश्चन क्या देना चाहूंगी? कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दीजिए, गिव सम एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जिसमें आप क्या देखोगे? युग्मक एक जैसा बनते हैं। गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसे जीवों के नाम लिखिए जिसमें युग्मक कैसे होते हैं? ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ऑफ गैमेट्स क्या होना चाहिए? एक जैसा। ऑफ गैमेट्स, कैसे गैमेट्स? आइसोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स, और क्या? एंड हेटेरोगैमेट्स, एंड हेटेरोगैमेट्स, एंड हेटेरोगैमेट्स। मतलब ऐसे पौधों से भी एग्जाम्पल दीजिए आप,
या दूसरे जीवों का एग्जाम्पल दीजिए, जहां पे उदाहरण दीजिए जिसमें एक जैसे युग्मक बनते हैं या अलग अलग तरीके के युग्मक बनते हैं। तो गृह कार्य के लिए आपको मैं ये 3 प्रश्न अभी दी, बाकी मैं जो पढ़ा रही हूँ उससे बाकी गृह कार्य आपको मिलेगा। अब हम लोग एकदम अंत के तरफ आ जाएंगे, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो पहला तो वो निषेचन की प्रक्रिया के पहले पूर्व वाली बात हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी। अब हम लोग निषेचन में क्या होता है वो देखना है, और उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया के बाद क्या होता है। तो चलो पहले निषेचन की प्रक्रिया में क्या क्या होता है मैं बार बार बोली हूँ। निषेचन की प्रक्रिया से पहले क्या होता है, युग्मकों का बनना और युग्मकों का सही जगह पर पहुंचना। सब तैयार है। अब क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया अब होने वाली है। कैसे होगी बच्चों, वो जो युग्मक पहुंच चुके हैं अपने सही जगह पर, उनका क्या होगा, मिलन होगा। युग्मक फ्यूज करेंगे, एक साथ मिलेंगे, और इस प्रोसेस को जहां वो फ्यूज होते हैं, युग्मक जहां मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, वो प्रोसेस को हम निषेचन की प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन की प्रक्रिया बोलते हैं। तो देखो ये जो वर्ड है ये तुम्हारे लिए अभी नया है, निषेचन की प्रक्रिया को और निषेचन को, और एक बायोलॉजिकल टर्म से आप लोग जान सकते हो, उसको सिंथैमी भी बोलते हैं। सिंथैमी कुछ नहीं है बेटा, ये एक प्रोसेस है, निषेचन है, जहाँ युग्मक लोग क्या करते हैं, मिलन होता है एक प्रोसेस के तहत, और उसको हम क्या बोलेंगे, निषेचन की प्रक्रिया हो गई है, मिलन हो गई है। अब क्या होगा, ये जो युग्मक है अब क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे। ये जो दोनों युग्मक मिल गए थे वो क्या करेंगे, एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम क्या है, जायगोट, जिसका नाम क्या है, जायगोट। लेकिन बच्चों मैं एक बात इससे जोड़कर जरूर बोलना चाहूंगी, ये जो युग्मक है ना, यदि नहीं बोलोगे तो नाइंसाफी होगा। ये जो युग्मक है ना, हमेशा याद रखोगे इसमें कौन सा स्टेज होता है। मैं डिटेल में नहीं बता सकती इस क्लास में, क्योंकि डायरी में ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो कैसे मियोसिस होता है, जो विभाजन होता है सेल का, 2 तरह का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। जो भी जनन, जो भी कोशिका जनन के लिए जिम्मेदार है, उसमें किस तरह का सेल डिवीजन देखोगे, क्या होना बहुत जरूरी है, मियोसिस होना जरूरी है, माइटोसिस भी कहीं कहीं होता है, वो हम लोग डिटेल में आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। लेकिन आप क्या देखोगे, अधिकतर आपको क्या दिखाई देगा, ये जो युग्मक बनेंगे ये कैसे बनेंगे, कैसा रहेगा इनका हैप्लॉइडी, क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा, वो हैप्लॉइडी क्या रहेगा, वो N रहेगा, क्या रहेगा, N रहेगा। जो मेल गैमेट है, जो पुरुष से जो युग्मक आया उसका क्या रहता है, हैप्लॉइडी N है। मतलब तुम्हारा क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46। मेल गैमेट जो नर से जो युग्मक बना, उसका जो युग्मक है उसमें कितना क्रोमोसोम रहेगा बेटा, 23। कितना रहेगा, 23 मात्र, और अंडे में कितना रहेगा, 23 रहेगा। तो आप जो युग्मक, एक तरह का जो युग्मक देखिए उसमें कितना रहेगा तुम्हारा क्रोमोसोम, N, और ये N क्या है, वो नंबर को इंडिकेट कर रहा है, वो संख्या को बता रहा है। और दूसरे वाले जो युग्मक बने, मतलब मेल फीमेल, नर मादा, उसमें भी कितना रहेगा बेटा, N रहेगा। तो N+N जोड़कर आपको कितना मिलने वाला है, 2N। कितना मिलने वाला है, 2N। और ये प्रक्रिया मतलब कब हो चुका है, ये निषेचन के पहले ही, जब ये युग्मक का बना तभी वो ये प्रक्रिया को पूरा कर लिया था। क्या कर लिया था, पूरा कर लिया था। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद वो निषेचन की प्रक्रिया में भाग लिया। तो जब ये युग्मक मिले, वो प्रोसेस को हम सिंगैमी या निषेचन जो भी बोले, उसके बाद क्या बना, जायगोट। दोनों युग्मक मिल
ठीक है, और उन लोगों में बहुत सारे बदलाव आए, और क्या बोलेंगे उसको, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो ये दो चीज निषेचन की प्रक्रिया में हम लोग देखें, और इसके बाद इसको ज्यादा हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है। लेकिन इससे एक हट जाता है ना बेटा, क्या होता है बच्चों, देखोगे कुछ अलग हटके कुछ फिनोमिनन भी होते रहते, प्रक्रियाएं होती रहती है। तो इससे जुड़कर कभी कभी क्या देखा जाता है, मधुमक्खी वगैरह या लिजार्ड वगैरह जो छिपकली वगैरह है, उसमें क्या देखा जाएगा, जानते हो, जो वो मादा से जो युग्मक बने उसमें क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती ही नहीं है, फिर भी क्या होता है, जनन हो जाता है। और वो प्रोसेस को हम, मतलब निषेचन की प्रक्रिया हुई नहीं और क्या हो गया, ये मतलब जनन की प्रक्रिया को बोले, जनन हो गया। क्या देखोगे, ऑलरेडी हम बोल रहे हैं ना, एक उदाहरण हट करके, मतलब क्या देखोगे, वो फ्यूजन हुआ नहीं, युग्मकों का मिलान हुआ नहीं, फिर भी युग्मकों का मिलान हुआ नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या देखोगे, मिलान तो हुआ नहीं, लेकिन जो फीमेल गैमेट था, युग्मक था, उसमें कुछ बदलाव आए, चेंजेस आए, और उससे क्या हो गया, आप क्या देखोगे, एक नया ऑर्गेनिज्म, एक जीव बन गया। और उस अलग सी घटना को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। अब इसके बाद लास्ट में जो प्रक्रिया अंत में है, मतलब निषेचन के बाद क्या होने वाला है, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निषेचन के बाद की प्रतिक्रियाएं या प्रक्रियाएं। तो देखिए, ऑलरेडी निषेचन में क्या बन चुका था बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जाइगोट बन चुका था, और जाइगोट को क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं ना आप लोग, तो वो तो बन चुका है। अब ये जाइगोट क्या होगा जानते हो, इसमें सेल का विभाजन होना शुरू होगा। सेल का विभाजन होना जब शुरू हुआ तो क्या हो जाएगा, अब भ्रूण की बनावट शुरू हो जाएगी, उत्पत्ति शुरू हो जाएगी, और उस प्रोसेस को, जो कि किसके बाद, निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो बनती है, उसको क्या बोलते हैं, क्या है, जाइगोट से क्या होगा बेटा, एक प्रोसेस आएगा, एक प्रक्रिया आएगा, जिसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस। और उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, कायिक भ्रूण उत्पत्ति। मतलब इससे सारा चीज बनना शुरू हो जाएगा। यदि ये जीव है तो उस जीव का बनना, बनावट वो जैसा दिखता है, जो बनता है, धीरे धीरे ये कोशिकाएं अपने आप को विभाजित करेगी, और वो अपने आप को बांट लेगी कि इसको क्या काम करना है, और धीरे धीरे अब पौधे का बनना शुरू होगा, या कोई भी जीव है उसका जो बनावट है और उसकी उत्पत्ति है वो शुरू हो जाएगी। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन के बाद आप क्या चीज के पास आओगे, एम्ब्रायोजेनेसिस मतलब कायिक भ्रूण उत्पत्ति से हम लोग इसको जोड़कर देखेंगे। तो बच्चों, ये सारा चीज आज हम लोगों ने 3 इवेंट्स पढ़ लिया। वो क्या था, निषेचन के पहले, निषेचन के बाद, और इन सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया उदाहरण के साथ, क्या है नहीं है। और इसके बाद मैं इसको फिर दोहराना नहीं चाहूंगी, लेकिन मैं कुछ गृह कार्य के साथ आज अपना क्लास को समाप्ति की ओर ले जाऊंगी। और वो गृह कार्य को आप 3 प्रश्नों में पहले भी दे चुकी हो। वो 3 प्रश्न के बाद ये जो चौथा प्रश्न है, आप इसको लिख लो। क्या लिख लो, What are the events? What is syngamy? What is syngamy and fertilization and parthenogenesis and parthenogenesis मतलब क्या है, syngamy मतलब निषेचन क्या है, और उसके साथ एक कुछ अलग सा घटना जुड़ा हुआ है, और वो है पार्थेनोजेनेसिस, जो मधुमक्खियों में मैं एग्जाम्पल उदाहरण के साथ बोली थी। वो क्या है, ये चौथा प्रश्न है। और 5वां प्रश्न
आपके एनसीईआरटी बुक में बच्चों आप देखोगे बहुत सारे जीवों के, पौधों के नाम लिखे हुए हैं, एक टेबल बना हुआ है और उसमें क्या देखोगे, आप देखोगे गैमेट में कितना क्रोमोसोम है, नंबर दिया हुआ है, हैप्लॉइड कंडीशन और डिप्लॉइड कंडीशन दोनों दिया हुआ है। वो टेबल को आप क्या करोगे, याद रखोगे, जहां की गैमेट में क्रोमोसोम की संख्या मतलब युग्मक में क्रोमोसोम की संख्या और जाइगोट में क्रोमोसोम की संख्या कुछ स्पेसिफिक जीवों के लिए दिया हुआ है, उसको आप जरूर देखो और उस टेबल को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एक या दो नंबर का क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में उस टेबल से मिलता है। और आखिरी का जो है वो आज मैं क्या बोलूंगी, लास्ट में आपको डिफाइन करना है या बताना है व्हाट इज एम्ब्रायोजेनेसिस, व्हाट इज एम्ब्रायोजेनेसिस। तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो। इसी के साथ मैं आज क्लास समाप्त कर रही हूँ। घर के अंदर रहो, सुरक्षित रहो।